चलिए, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट और इनोग्रेट द क्लासेस रिलेटेड टू लिटरेचर। अगर आप पार्ट बी को देखेंगे कुल मिला के सिलेबस का, अगर आप पार्ट बी डिस्कस देखना चाहते हैं तो इस पार्ट बी में अगर आप देखेंगे तो पार्ट बी में क्या है, लिटरेचर के कुछ पॉइंट्स हमारे सिलेबस में जुड़े हुए हैं। ग्रामर तो फिर भी आप लोग टच में रहते हैं, लिटरेचर के आप लोग टच में नहीं रहते हैं, लेकिन अब टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि टच में नहीं रहेंगे तो आपको अनटच वैसे ही कर ही देगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। तो सेकंड पेपर वाला अगर सिलेबस को देखते हैं आप, इसमें अगर देखेंगे, मान लो इसका अगर आप देखेंगे पार्ट बी में देखना चाह रहे हैं, ये आपका पार्ट बी है। तो इस पार्ट बी में अगर देखते हैं आप तो देखो क्या लिखा हुआ है पार्ट बी में, ग्रामर यूसेज एंड लिटरेचर। जो हम अभी पढ़ रहे थे हमारा वो पार्ट कौन सा है, पार्ट ए है। ये दूसरा पार्ट कौन सा, पार्ट बी। और तीसरा पार्ट जो है हमारा कौन सा है, मेथड वाला है। तो अगर पार्ट बी की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो पहला पॉइंट है इसमें बेसिक सेंटेंस पैटर्न, यानी जिसमें स्पोका वगैरह, ये ठीक है। कई बच्चों ने आप में से पढ़ भी लिया होगा बेसिक सेंटेंस पैटर्न वाला पार्ट। नहीं पढ़ा है तो भी कोई नहीं, ये ऊपर वाले जो तीनों पार्ट हैं ये इसका लिटरेचर से कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ये लिटरेचर का पार्ट नहीं है। ये भी किसका पार्ट है, लिखा हुआ है ना जो ग्रामर वाला पार्ट, इसका मतलब ये चीजें इसी के साथ इधर आपकी कवर हो जाएंगी ग्रामर के साथ, ठीक है। चौथा जो लिखा हुआ है रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड वोकैब, ये पैसेज आता है, इसका भी लिटरेचर से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका भी लिटरेचर से कोई वास्ता नहीं है। रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड वोकैब, ये तो पैसेज हल करना है और उस पैसेज के साथ साथ में क्या है, वोकैब वाला पार्ट है, तो इसका भी डायरेक्ट रिलेशन लिटरेचर से नहीं है। यहां से जो हिस्सा स्टार्ट होता है पांचवा, यहां से आपका लिटरेचर वाला पार्ट स्टार्ट होता है, यानी 5, 6, 7, 8 और 9 ये जो पॉइंट हैं सारे किससे जुड़े हुए हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर अगर देखेंगे आप पार्ट बी को, तो पार्ट बी 80 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है। और इस उस 80 मार्क्स के पार्ट में देखें तो कुल मिला के 9 टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में। कितने टॉपिक्स हैं, 9 टॉपिक हैं। 9 टॉपिक का मतलब ये हुआ कि भाई एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आने हैं, लगभग 9 क्वेश्चन आने हैं, नहीं सॉरी 4 क्वेश्चन मान लो, 4 या 5, 4 क्वेश्चन मान लो, लगभग एक में से 4 आएंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 80 मार्क्स है ना, डिवाइड करेंगे कितने क्वेश्चन है, अगर 9 से डिवाइड कर लो, लगभग 80 को 9 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट कितने नंबर का हो गया, 9 नंबर का, यानी एक पार्ट हमारा 9 नंबर का है। तो ऊपर वाले 4 पार्ट निकाल दें आप तो 36 नंबर अगर इसमें निकाल दो, बचा हुआ जो पार्ट है यानी पार्ट 1, 2, 3, 4, 36 मार्क्स उसमें से कट कर दो, बाकी जो आपके मार्क बच जाएंगे, कितने बच गए, कितने बच गए, 46, 44 हो गए क्या, तो 44 या मतलब मान लो 45 मार्क्स के आसपास हमारी क्या है, लिटरेचर है, ठीक है। 45 मार्क्स की लिटरेचर पढ़ रहे हैं आप, और ये 45 मार्क्स जो है लिटरेचर के लिए, ये 40 मार्क्स आपके एग्जाम और सिलेक्शन के बीच की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है लिटरेचर वाले इस पार्ट को। ये स्कोरिंग पार्ट है, अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें भी सारे क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाएंगे, है ना, ठीक होने की संभावना अच्छी है, लेकिन समझने वाली चीजें इसमें ज्यादा हैं एंड कुछ कुछ चीजें याद करने वाले भी साथ साथ हैं। तो अगर पहला इसका टॉपिक देख रहे हैं आप, पहला इसमें टॉपिक लिखा हुआ है पोइट्री एप्रिसिएशन। ये पोइट्री एप्रिसिएशन नया है, नवीन है, न्यू है, यानी पहले एक सिलेबस में नहीं था। पोइट्री एप्रिसिएशन वाज नॉट देयर इन योर सिलेबस अर्लियर, पहले आपके सिलेबस में नहीं था, अब आपके सिलेबस में पोइट्री एप्रिसिएशन को डाला गया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जब भी आते जाते हैं तो कैमरे की तरफ थोड़ा इसको, क्योंकि फिर मेरी शक्ल थोड़ा दिखता ही नहीं, इसमें इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग, है ना, नहीं तो बार बार ये ट्विस्ट हो जाता है और फिर मैं तो ऑटोमेटिक इसके साथ ही ट्विस्ट हो जाता हूँ, फिर उनको लगता है कि इसकी शक्ल ही ऐसी है, फिर सामने वालों को, ऑनलाइन वालों को। तो फिर पोइट्री एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, ये पोइट्री एप्रिसिएशन पहले हमारे सिलेबस में नहीं था, ये अभी हमारे सिलेबस में डला है। तो ये पोइट्री एप्रिसिएशन नया सिलेबस में डला है, तो बताओ अच्छा है कि खराब है, अच्छा है। अच्छा इसलिए कि इसके क्वेश्चन सही होने की संभावना ज्यादा है, गलत होने की बजाय इसके क्वेश्चन सही ज्यादा होंगे। जैसे आप पैसेज हल करते हैं वैसे ही पैसेज आपको हल करना है पोइम का, जैसे पैसेज आएगा 4 नंबर वाला रीडिंग कंप्रीहेंशन, वैसे ही आपको पैसेज हल करना है किसका, पोइट्री का। तो जब आप पैसेज हल करते हैं कौन सा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या जो हमारा पैराग्राफ जो आता है प्रोज वाला, जो प्रोज का, ध्यान से सुनना मेरी बात जो समझा रहा हूं, नहीं तो बाद में माथों पकड़ कर होगा। जो पैसेज हम पढ़ते हैं कौन सा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज प्रोज वाला, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आते होंगे, उसमें क्वेश्चन या तो कई बार कोई फैक्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन उसमें ऐसा आता होगा कि थीम क्या है इसकी,
भाई इस पैराग्राफ में पॉइंट क्या, मतलब जो भी लेखक है क्या कहना चाह रहा है, पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन पक्का थीम का होगा। ठीक है, कभी कभी आपसे टाइटल पूछ लेता है कि इस पैसेज का टाइटल क्या है, भाई टाइटल क्या होना चाहिए इस पैसेज का, इस पैसेज की थीम क्या है, ये 2 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपको पक्का वोकैब का भी आ जाता है कि सिनोनिम और एंटोनिम। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि 3 क्वेश्चन लगभग आपके सामने उसमें होते ही होते हैं। एक तो आपको क्या पूछ सकता है, थीम, कि भाई इसकी बात कर रहा हूं मैं 4 नंबर के, अभी 5 पे नहीं पहुंचा हूं। थीम पूछ सकता है कि आपके पास उसकी थीम क्या है, और दूसरा आपसे पूछ सकता है कि भाई टाइटल क्या है, तीसरा आपसे वोकैब का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, ये 3 क्वेश्चन, तो बाकी कुछ क्वेश्चन वैसे बन जाते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के आधार पर। 3 लगभग मोटे मोटे क्वेश्चन है जो उसमें बनते ही बनते हैं, थीम, टाइटल और वोकैब। क्योंकि वोकैब यहां अलग से भी लिखा हुआ है, तो वोकैब का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब ये जो वोकैब वाला क्वेश्चन है, इसके सही होने की संभावना कम रहती है। कम इसलिए कि आपकी वोकैब कैसी है उस पर डिपेंड करता है, तो ये सही भी हो जाए और गलत भी हो जाए, ये डिपेंड करता है कि आप कितना वोकैब पढ़ते हैं। टाइटल और थीम वाला पैसेज गलत क्वेश्चन हमारे ठीक हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ टाइटल और थीम आती है, वैसे ही आपके पोइट्री एप्रिसिएशन में भी पक्का 2 क्वेश्चन ये बनेंगे बनेंगे। एक क्या, टाइटल, और दूसरा क्या, थीम। कि जब भी कोई पोइट्री की लाइन दी जाएंगी आपको, तो आपसे पूछेगा लास्ट में कि आपके अकॉर्डिंग इस पोएम का टाइटल क्या हो सकता है। समझ गए? तो आप पोएम पढ़ के बता देंगे कि भाई पोएम का टाइटल जो है वार है, युद्ध है, या पोएम का टाइटल कोई मतलब जैसे मान लो लव है, यानी जो भी उसका टाइटल है, तो आप उसका, या पोइट्री का टाइटल नेचर है, प्रकृति है, हवा है, वेस्ट विंड है, कुछ भी है, तो आप उसका टाइटल बता सकते हैं। इसका मतलब पोइट्री एप्रिसिएशन में एक क्वेश्चन आपका किसका बनता है, टाइटल का क्वेश्चन बनता है। दूसरा उससे आपकी थीम पूछ सकता है, यहाँ कौन सी थीम बताई गई, लव थीम है, रिलीजियस थीम है, मोरल थीम है, डायडेक्टिक थीम है, कोई सी भी थीम हो तो हमारा एक क्वेश्चन किसका बन सकता है, थीम का। तो एक क्वेश्चन थीम का और दूसरा क्वेश्चन किसका हो गया, टाइटल का। क्लियर हो गया? टाइटल और थीम 2 क्वेश्चन इससे बन गए। तीसरा जो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, वो तीसरा क्वेश्चन किसका होगा, तीसरा क्वेश्चन कोई ना कोई फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेगा उसमें आपको, कोई लाइन देके कि बताओ इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, और फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी टर्म जो पढ़ रहे हैं आप उसके अंदर से। इसका मतलब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं पहले पेपर क्या क्वेश्चन आ रहा है उसमें। इसका मतलब तीसरा क्या होगा, आपको क्या पूछेगा, थीम, सॉरी फिगर ऑफ स्पीच पूछेगा कि कौन सा इसमें फिगर ऑफ स्पीच, कहीं सिमिली आ गया, मेटाफर आ गया, पन आ गया, पर्सोनिफिकेशन आ गया, कुछ भी जो आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेगा। ठीक है, तीसरा। चौथा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है उसके अंदर क्या, कि इसकी भाई राइमिंग स्कीम क्या है, राइम स्कीम क्या हो सकती है। तो क्या हुआ हमारा एक क्वेश्चन पहला किसका हो गया, टाइटल, थीम, वोकैब, और डी में लिख सकता हूं क्या हो गया, राइम स्कीम का। इसका क्वेश्चन हो गया राइम स्कीम, और एक क्वेश्चन हो गया उसका फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा किसका बन गया, फिगर ऑफ स्पीच। तो एक हमारा राइम स्कीम का क्वेश्चन हो सकता है, एक किसका हो सकता है, फिगर ऑफ स्पीच। और कभी कभी आपसे पूछ ले मीटर सीटर, मीटर समझते हैं, छंद, अलंकार, जिसमें जैसे आ जाते हैं ना टेट्रामीटर, पेंटामीटर, ये वाले छंद वाले टेट्रामीटर, पेंटामीटर, मीटर वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन आएंगे कितने, 4। कितने क्वेश्चन आएंगे, 4, 5, मैक्सिमम 5, 4 से 5 के बीच में क्वेश्चन आने हैं। तो 4 से 5 के बीच में क्वेश्चन आने मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का फिगर ऑफ स्पीच का आएगा ही आएगा 100%। ये राइम स्कीम वाला क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों बात है, लेकिन आने की संभावना इसकी भी ज्यादा है। तो 2 क्वेश्चन तो आप ये मान लो, डी और ई, ये दोनों क्वेश्चन पक्का हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, या तो टाइटल आएगा या थीम आएगी 100% एक क्वेश्चन। तो एक आपका टाइटल या थीम का क्वेश्चन हो गया, एक आपका राइम स्कीम का, एक आपका फिगर ऑफ स्पीच का, और एक मीटर का। इस प्रकार से क्वेश्चन आने हैं किसमें, पोइट्री एप्रिसिएशन में। ठीक, इसका मतलब तो जब पोइट्री एप्रिसिएशन हल करते हैं आप, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मीटर क्या होता है, फिर ये पता होना चाहिए कि सोनेट और क्या बोलते हैं, एलिजी क्या है, वो क्या बोलते हैं, आपका सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है, वो सब पता होना चाहिए। तो इसका मतलब जब आपका लिटरेचर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, पोइट्री एप्रिसिएशन। क्योंकि अभी कुछ आता ही नहीं आपको लिटरेचर में, तो पोइट्री एप्रिसिएशन का कोई मतलब नहीं है। ये तो मैंने समझाया कि पोइट्री एप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है, समझ गए। ठीक है, आपने बीए किया है क्या, बीए तो किया ही होगा। तो बीए किया है तो बीए में आपने पढ़ा होगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन, क्वेश्चन आता होगा ना, राइट डाउन द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम सेल आई कंपेयर दी। इसका पढ़ा है, विलियम शेक्सपियर की पोएम का सेल आई कंपेयर दी का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए। बस वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन का नाम क्या कर दिया यहाँ, पोएट्री एप्रिसिएशन। ठीक है, तो उसमें भी वो लिखते थे, क्या लिखते थे बताओ, इस पोएम में कवि ये बताता, लास्ट में कहते इसकी राइम स्कीम ये है, इसमें इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया, इसका वो किया गया, बस वहां लिखना था।
यहाँ लिखना नहीं, सुविधा कर दी, आपको टिक करना है, तो ज्यादा आसान काम है। तो आपको पोइट्री अप्रिसिएशन करना है, लेकिन पोइट्री अप्रिसिएशन तब करेंगे जब आपको क्या आ जाएगी, लिटरेचर। तो पहले आपको आनी क्या चाहिए बताओ, लिटरेचर। इसका मतलब लिटरेचर नहीं आती तब तक आपका उस क्वेश्चन से कोई वास्ता नहीं है। अभी तक आपके लिए वो क्वेश्चन क्या है, वो बहुत दूर दराज का क्वेश्चन है, आपका और उसका घटनाओं का आपस में कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता है। इसलिए हम जहां से मेल मिलाप शुरू करते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक, इसमें एक छठा जो टॉपिक है मैं आपको समझा रहा हूं, लिटरेचर में पढ़ेंगे क्या हम और पढ़ेंगे कैसे। छठा क्वेश्चन जो हमारा छठा पार्ट है, एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स ऑब्लिक डिवाइसेस। इसमें क्या है, एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स और डिवाइसेस। देखिए वैसे पहले जो बैच पढ़ाए मैंने, जो आपसे पहले जो बैचेज पढ़े हैं, उन बैचेज में बहुत मेहनत करनी पड़ी है इन टॉपिक के अंदर। पुराने बच्चे बैठे होंगे तो उनको पता भी होगा। 70 70 60 60 80 80 तक फिगर ऑफ स्पीच पढ़ दिया, हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ दिया। 80 70 80 तक संख्या पहुंच गई होगी लगभग, जाके 70 तक संख्या पहुंच गई। और बताओ आपके पास संख्या कितनी है, आई तक काउंट कर लो, कितनी है, कितनी है, 12 है क्या, 12 है क्या? अरे जे इजोटी होता है ना, जे का मतलब 10, 12 हो गया। ठीक है, रीजनिंग नहीं पढ़ते क्या, EJOTY 5 10 15 20 25 ऐसे तो पढ़ते होंगे। अरे यार क्या तुम, चलो। तो इसका मतलब कुल मिला के कितने इसमें, 12। ठीक है, तो इसका मतलब 12 है तो 12 ही पढ़नी है हमारे को, 13 को देखना ही नहीं है, आग लगे 13 को, हमें क्या करना है। ठीक, हाँ, ग्रेड थर्ड वालों को बहुत कुछ पढ़ना है इसमें क्योंकि ग्रेड थर्ड में तो आग लगे नहीं, लगी नहीं, वहां सब कुछ छोड़ दिया, वहां तो लिख दिया लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच। और जब ऐसे लिख के छोड़ देता ना कोई आदमी, जैसे लिख दिया आपको मान लो राजस्थान का इतिहास, बस और कुछ नहीं लिखे, तो बताओ क्या करेंगे आप, वहां ऐसे लिखते हैं सिलेबस में। तो ये ज्यादा अच्छा है कि पहले वाला अच्छा था, ये ज्यादा बढ़िया है। मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी और लिमिटेड चीजें हैं, लेकिन इसको, पर इसमें खास बात यह है अब कि जो बच गया उसका सब कुछ मसाला आपको पता होना चाहिए। इसका अधूरा ज्ञान नहीं चलेगा, अधूरे ज्ञान से काम नहीं चलना है, इसका ज्ञान हमें पूरा पूरा लेना है। तो क्या कह रहा है भाई, लिटरेरी फॉर्म्स ऑब्लिक डिवाइसेस। लिटरेरी फॉर्म्स और डिवाइसेस को समझने से पहले 2-3 टर्म समझाना चाह रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करना। एक शब्द होता है लिटरेरी टर्म्स, एक वर्ड होता है दैट इज लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म एक बहुत वाइड शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है लिटरेरी टर्म। ठीक, इसकी किताब आती है ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, MH अब्राहम की करके एक बुक आती है बहुत बड़ी, है ना। अगर जीवन में कभी मौका मिले पढ़ने का तो पढ़ लेना। तो लिटरेरी टर्म्स के मतलब, लिटरेरी टर्म जब बोल दी हमने, टर्म जब कह दी, शब्दावली मान लो एक तरीके से, जब शब्दावली कह दी इसका मतलब लिटरेचर की जो भी शब्दावली है इसमें सारी की सारी आ गई, सब की सब। मेटाफिजिकल है, सटायर है, कुछ भी है, एवरीथिंग, जो भी सारा लिटरेरी टर्म का मतलब एक बहुत बड़ी चीज होगी लिटरेरी टर्म। इस लिटरेरी टर्म को अगर आप देखते हैं तो मैं मोटे रूप से अगर इसको बांटना चाहूं तो हम 2 भागों में बांट सकते हैं, मोटे रूप से, बाकी तो और भी पार्ट हो सकते हैं। मोटे रूप से आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं टर्म को। एक कर सकते हैं आप फॉर्म्स, क्या कर सकते हैं, फॉर्म्स, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। दूसरा कर सकते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है भाई, एक कर सकते हैं हम फॉर्म्स और दूसरा कर सकते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक, तो फॉर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच, इसी फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए कभी कभी हम एक वर्ड इस्तेमाल करते थे, इसको बोलते हैं हम डिवाइस। क्या बोलते हैं इसको, हम डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में क्या लिखा है, फॉर्म ऑब्लिक डिवाइस। तो इस डिवाइस से डरना मत है, डिवाइस कोई कंप्यूटर का डिवाइस नहीं है। इस डिवाइस का मतलब क्या है, फिगर ऑफ स्पीच से ही है, फिगर्स ऑफ स्पीच। जो फिगर्स ऑफ स्पीच यानी इसका मतलब यही डिवाइस है और यही आपका क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में जो अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखना चाहते हैं आप इन दोनों के अंदर, टर्म फॉर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच में, तो जरा समझना। जो कुछ आप मान लो, ड्रामा पढ़ा है कभी, ड्रामा, ड्रामा पढ़ा है, ड्रामा क्या होता है, ड्रामा, व्हाट इज ड्रामा, ड्रामा तो फिर ड्रामा ही है। क्या ड्रामा, ड्रामा वो होता है जिसमें 5 एक्ट होते हैं जनरली। कितने एक्ट होते हैं, 5, और एक्ट आगे किसमें बटे होते हैं, सीन में बटे होते हैं। चलो ड्रामा छोड़ो, तुम ज्यादा ड्रामा नहीं, सोनेट पढ़िए। सोनेट एक ऐसी पोइम है जिसमें कितनी लाइन होती होंगी, 14। ठीक है, 14 लाइन की एक पोइम होगी जो क्या होगी, सोनेट। इसका मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर, ऐसी एक फॉर्म जिसमें 14 लाइन है, 14 लाइन है, वो क्या कहलाता है, आपका फॉर्म कहला रहा है, सोनेट कहला रहा है। तो इस जो ये, इसका मतलब ये अपने आप में एक तरीके से क्या होता है, कंपोजिशन होता है। क्या होता है ये, या मैं कहूं कि अपने आप में एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है ये, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप फॉर्म कहो, स्ट्रक्चर कहो, आप कंपोजिशन कहो, बात एक ही है।
आप फॉर्म कह सकते हैं, आप स्ट्रक्चर कह सकते हैं, आप कंपोजिशन कह सकते हैं, सबका मतलब एक ही है। जब आप सोनेट कह रहे हैं, इसका मतलब सोनेट का स्ट्रक्चर क्या है कि एक ऐसी पोएम जिसमें कितनी लाइन है, 14 लाइन है। चिट्ठी लिखी कभी जीवन में? चिट्ठी आया नाड़ मत अलाओ, लिखी तो होगी। अच्छा, मोबाइल के दौर में पैदा हुए तो चिट्ठी लिखने का मौका मिला नहीं होगा, ये हो सकता है। अंतर्देशी पत्र देखा? अंतर्देशी पत्र, लिफाफा। तो जो अंतर्देशी पत्र है जो लिखते हैं, हमने लेटर लिखा, अब लेटर जो लिखा, इसका मतलब जो आपने पत्र लिखा वो आपकी फॉर्म है। क्या है बोलो? फॉर्म है। और जब पत्र लिखते हैं तो पत्र किसको लिख रहे हैं इस पे डिपेंड करता है आपके अंदर भाव कैसे आ रहे हैं। सपोज करो पत्र किसी प्रेमी प्रेमिका ने लिखा है एक दूसरे को, तो बताओ क्या है? तू कहे तो मैं चांद तारे तोड़ लाऊं, तू कहे तो मैं आसमान तोड़ लाऊं, तू कहे तो मैं पता नहीं क्या क्या तोड़ लाऊं, तू कहे तो दुनिया तेरी तरफ मोड़ लाऊं। ये सब क्या है बताओ? ये सब क्या है? ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, समझे आप? तो तेरे लिए चांद लाऊं, तेरे लिए समुद्र भर दूं पूरा रो रो के, सारा क्या है बताओ? ये फिगर ऑफ स्पीच है, समझ रहे आप? ये सारा का सारा क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है। तो समझना आप इससे बात समझो। आप जो आपका लेटर है वो आपकी फॉर्म है, और लेटर जो आपका पत्र वो आपकी क्या है? फॉर्म है। और पत्र में जो आपने लिखा है, जो एक्स्ट्रा लैंग्वेज बढ़ा चढ़ा के लिखी है सारी आपकी डिवाइसेज, वो क्या कहलाते हैं? आपके फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो फॉर्म में और फिगर ऑफ स्पीच में अंतर पता लग गया? तो पत्र क्या है? फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है। और पत्र में जो आपने शब्द लिखे हैं, जो लैंग्वेज को इल्यूमिनेट करने के लिए, डेकोरेटिव बनाने के लिए, या सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया है, वो क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच है। और मोस्टली फिगर्स ऑफ स्पीच से पोइट करता क्या है? जो भी लिखने वाला क्या करता है बताओ? बेवकूफ भी बनाता है, बनाते ही नहीं बताते? नहीं। तो इसमें लोग क्या होता है बताओ? ये सारी की सारी क्या कहलाती है? फिगर्स ऑफ स्पीच। क्या कहलाएंगे? फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। समझ गए आप? तो हमें दो चीजें पढ़नी है, एक हमें क्या पढ़ना है? फॉर्म, और दूसरा क्या पढ़ना है? फिगर ऑफ स्पीच। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे, देखे, मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कि निम्न में से कौन सा फॉर्म है? ये क्वेश्चन पहला बनेगा आपके लिए, पहले कराऊं क्योंकि अब की बार डाल के दिया है उसने कि कौन सा निम्न में से फॉर्म नहीं है या कौन सा निम्न में से फॉर्म है। तो पहले तो इन 16 में से आपको ये डिवाइड करना है कि भाई इनमें से फॉर्म कौन सी और फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। उसको पढ़ना तो बाद की बात है, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहां फॉर्म क्या है और फिगर ऑफ स्पीच क्या है। समझ गए मेरी बात आप? यहां तक की बात समझ में आई क्या? यस और नो? यस और नो? तो कितनी कैटेगरी होगी? दो। एक क्या हो गया? फॉर्म, और दूसरा क्या हो गया? फिगर ऑफ स्पीच। ठीक, एक फॉर्म और एक फिगर ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब जब फॉर्म पढ़ रहे हैं, फॉर्म का मतलब सीधा सीधा आपके दिमाग में क्या जाएगा? स्ट्रक्चर। क्या पढ़ रहे हैं हम? स्ट्रक्चर। जब यहां इनको देखेंगे आप, वो भी बहुत समझदार है, उसमें भी इतनी बुद्धि है जितनी आप में है। उसने कहा कि भाई मैं कुल मिला के कितने पॉइंट दे रहा हूं आपको? 12 पॉइंट दे रहा हूं। कितने? और फिक्स का मतलब 6। ये देखो इधर वाला फिक्स, फिक्स यानी एफ, फिक्स होता है ना, फिक्स मतलब 6 एफ। तो इसका मतलब ये जो 6 देख रहे हैं ऊपर वाली 6, ये सारी की सारी ऊपर वाली 6 आपकी फॉर्म है। ये आपकी क्या है? फॉर्म्स है। ऊपर ऊपर जो देख रहे हैं ये 6 आपकी 6 क्या है? फॉर्म्स हैं। और नीचे देख रहे हैं 6 आपके क्या हैं? तो कोई उसने भेदभाव नहीं किया है। 12 में से 6 आपको क्या दिए? फॉर्म दी गई है, और 6 आपके लिए क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है। इसका मतलब ओड अपने आप में क्या है? फॉर्म है। एलिजी अपने आप में क्या है? फॉर्म है। सोनेट अपने आप में क्या है? फॉर्म है। इपिक ऑब्लिक मॉक एपिक फॉर्म है। ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म है। और बैलाड भी क्या है? फॉर्म है। ठीक, तो ऊपर वाली 6 हमारे लिए क्या होगी? फॉर्म होगी। और इन फॉर्म्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इन फॉर्म्स को इल्यूमिनेट करने के लिए, इन फॉर्म्स को डेकोरेटिव बनाने के लिए, इन फॉर्म्स को फिगरेटिव बनाने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज किया जाता है, दोज डिवाइसेस आर नोन एज फिगर्स ऑफ स्पीच। उन्हीं डिवाइसेस को हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और फिगर्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है? संख्या तो बहुत है। तुम्हारे सिलेबस में 6 है। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में क्या है? एलिट्रेशन है, हाइपरबोल है, सिमली और मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, सटायर और आयरनी है, और ओनोमोटोपिया है। ये पेपर वाला बिल्कुल नालायक है बनाने वाला। पूछो क्यों? ये नालायक इसलिए कि जो वास्तव में होनी चाहिए थी, जिनमें वास्तव में डाउट होता है, जो वास्तव में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, वो तो इनमें से एक भी नहीं है। ना इसमें सिनेक्डोकी है, ना इसमें मेटोनोमी है, ना इसमें पन है, ना इसमें लिटोटस है, कुछ भी नहीं है इसमें। ना यूफेइज्म है, ना इसमें पैराडॉक्स है, ना इसमें एंटीथेसिस है, कुछ भी नहीं है इसमें। बताओ क्यों नहीं डाला उसने? उसको पता था कि अधीनस्थ बोर्ड 3rd ग्रेड का एग्जाम लेने वाला है, तो जो हार्ड है सारी उनके लिए छोड़ देते हैं। जा कि 2nd ग्रेड वाले बच्चे अच्छे हैं तो उनको ये दे देते हैं, बाकी सब किसके लिए? अधीनस्थ बोर्ड। तो उसके लिए अधीनस्थ बोर्ड जिंदाबाद, अपने आप देख लेगा। हमारा काम इससे क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी जो 2nd ग्रेड वाले हैं वो इन 12 चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि आप इस छठे वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फॉर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। तो बड़ी टर्म क्या होगी हमारे लिए? लिटरेरी टर्म। लिटरेरी टर्म को कितने भागों में डिवाइड किया? दो, एक फॉर्म और एक फिगर्स ऑफ स्पीच। आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू दैट not only forms and figures of speech are the part of literary terms, so many other words are there related to literary term। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? लिटरेरी टर्म से। जब आप एम.एच. अब्राहम की किताब पढ़ेंगे या ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, उसमें आप जैसे देखेंगे मेटाफिजिकल, तो सीधा आपको मेटाफिजिकल मिल जाएगा। उसमें कोई भी देखेंगे आपको सब मिल जाएगा। मतलब जो भी ऐसे शब्दावली जो लिटरेचर में यूज होती है वो सब की सब किस में आ जाती है? लिटरेरी टर्म्स में। मोमेंट डालोगे आपको मोमेंट भी दिख जाएगा उसमें कि मोमेंट क्या होता है। आप एलिजाबेथन पीरियड डालोगे वो भी दिख जाएगा आप में, तो सब मिल जाएगा आपको। लेकिन हम यहां मोटे रूप से दो चीजें देख रहे हैं, एक फॉर्म और दूसरा क्या देख रहे हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक, तो टॉपिक और हेडिंग डालिएगा आप, एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स ऑब्लिक डिवाइसेस। क्या लिखा टॉपिक? एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स ऑब्लिक डिवाइसेस। डालिए हेडिंग, एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स ऑब्लिक डिवाइसेस। क्लास रुक रही है, स्ट्रीमिंग नहीं हो रही। डालिया, एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स ऑब्लिक डिवाइसेस। इस एक्वेंटेंस से कोई मतलब नहीं, इसे डरना नहीं है। देखे, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब पहचान है कि आपकी जानकारी करवाना, आपकी पहचान करवाना किसके साथ? लिटरेरी फॉर्म्स के साथ, ऑब्लिक डिवाइसेस के साथ। ठीक, लिखिएगा इसमें। पहला हेडिंग डालिए, लिखिए। क्या लिखोगे? लिखो, अंडर दिस टॉपिक, अंडर दिस टॉपिक, under this topic we under this topic we study under this topic we study some literary terms, literary terms। अंडरलाइन करो literary terms को। under this topic we study some literary terms। इस टॉपिक के अंडर में हम किसकी स्टडी करते हैं? कुछ लिटरेरी टर्म्स की। अब लिखिएगा क्वेश्चन, व्हाट इज अ लिटरेरी टर्म? व्हाट इज अ लिटरेरी टर्म? लिटरेरी टर्म क्या होती है? ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए कि व्हाट इज अ लिटरेरी टर्म। लिखिएगा नीचे, आंसर लिखिए, लिखिएगा आंसर इसका। व्हाट इज लिटरेरी टर्म? लिखो आंसर, लिखो। Literary term is that word literary term is that word literary term is that word which is connected literary term is that word which is connected to literature, which is connected to literature in some manner, in some manner, in some manner। यानी किसी ना किसी मैनर से जो सब लिटरेचर से जुड़ा हुआ है वो आपके किसके तहत आएगा? लिटरेरी टर्म्स के। ठीक है, समझ गए? नीचे लिखो नेक्स्ट, लिटरेरी टर्म्स कैन बी literary terms can be थर्ड ग्रेड वालों के लिए भी है। ये पूछने की बात है, ये किताब, ये टॉपिक थर्ड ग्रेड वालों के लिए है या नहीं है? थर्ड ग्रेड वालों के लिए तो बहुत कुछ है, उसमें से कुछ ये है। लिटरेरी टर्म कैन बी डिवाइडेड
टेक्निकल जरा ध्यान दीजिएगा, क्लास बच्चे बोल रहे हैं, अटक रही है बार बार। लिटरेरी टर्म कैन बी डिवाइडेड अंडर टू कैटेगरीज। लिटरेरी टर्म कैन बी डिवाइडेड अंडर टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर लेंगे बोलो? ये समझा चुका हूं मैं आपको, लिखवा रहा हूं आप चीजें वहां। दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक, पहला फर्स्ट लिखेगा फॉर्म्स, फर्स्ट लिखेगा फॉर्म्स, और सेकंड सेकंड लिखेगा डिवाइस ऑब्लिक। पहले डिवाइस लिख लो क्योंकि तुम्हारी तो जान निकल जाएगी, सर डिवाइस लिखा था आपने तो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दिया, तो इसका मतलब डिवाइस भी लिख लो साथ साथ तुम। डिवाइसेज ऑब्लिक फिगर्स ऑफ स्पीच, डिवाइसेज ऑब्लिक फिगर्स ऑफ स्पीच, डिवाइसेज ऑब्लिक फिगर्स ऑफ स्पीच। पहला लिखिए फॉर्म्स, फर्स्ट लिखेगा फॉर्म्स, लिखेगा फॉर्म्स। देखो लिटरेरी फॉर्म्स मीन्स, लिटरेरी फॉर्म्स मीन्स लिटरेरी फॉर्म मीन्स, फॉर्म्स मत करना, फॉर्म करो। लिटरेरी फॉर्म मीन्स, लिटरेरी फॉर्म का मतलब क्या होता है? लिटरेरी फॉर्म मीन्स एनी वर्क ऑफ लिटरेचर, एनी वर्क ऑफ लिटरेचर, एनी वर्क ऑफ लिटरेचर और any work of literature or any structure or form, or any structure or form, any structure or form or composition, literary form means any work of literature or any structure or any composition, और एनी कंपोजिशन, ऑनलाइन कर लो कंपोजिशन को और स्ट्रक्चर को। फुल स्टॉप। वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट फॉर्म डिनोट्स स्ट्रक्चर, फॉर्म डिनोट्स स्ट्रक्चर, फॉर्म डिनोट्स स्ट्रक्चर, form denotes structure, and it is related to, and it is related to, and it is related to literature, and it is related to literature, so it can be, so it can be, so it can be termed as, so it can be termed as TERMED, so it can be termed as literary forms, so it can be termed as literary forms और लिटरेरी स्ट्रक्चर्स, लिटरेरी फॉर्म्स और लिटरेरी स्ट्रक्चर्स। तो इनको हम लिटरेरी फॉर्म्स भी कह सकते हैं या लिटरेरी स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। आई थिंक दिस डेफिनेशन इज क्वाइट क्लियर टू यू व्हाट इज लिटरेरी फॉर्म और लिटरेरी स्ट्रक्चर। ऐसा कोई कंपोजिशन, ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसी कोई फॉर्म जिसका संबंध किससे है? लिटरेचर से है, वो क्या कहलाएगा? लिटरेरी फॉर्म। और कौन सी लिटरेचर से? इंग्लिश लिटरेचर से है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश का। तो क्या कहलाएगा हमारा? वो लिटरेरी फॉर्म कहलाएगा। फुल स्टॉप। नहीं, आगे लिखिए इसमें, देयर आर सम, देयर आर सम, देयर आर सम important literary forms, there are some important literary forms, there are some literary forms, there are some important literary forms like, कुछ important literary forms हैं, there are some important literary forms,
देयर आर सम इंपॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म्स लाइक ओड. There are some important literary form like ode, elegy, there are some important literary forms like ode, आगे elegy, sonnet, epic, mock epic, dramatic monologue, ड्रामेटिक मोनोलॉग और बैलाड. ड्रामेटिक मोनोलॉग और बैलाड, ड्रामा, ऐसे, फिक्शन, नॉवल, नोवलाज, नोवलिटीज, फेबल, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, एलिगरी, और लिखा हूं, बहुत है, बहुत है, चलती जाएगी तो ये तो बढ़ती जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेट्रा ईटीसी. कुछ फॉर्म्स हैं इसमें आ गया ओड, एलिजी, सोनेट, एपिक, मॉक एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलाड, ड्रामा, ऐसे, फिक्शन, नोवेल, नोवलाज, नोवलिटीज, फेबल, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, एलिगरी, एक्सेट्रा. ये कुछ फॉर्म्स हैं जिनका लिटरेचर में हम अध्ययन करते हैं, लेकिन हमारा 6 के बाद आने वाली घटनाओं से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक यहां तक ही है. ठीक, तो हमारे सिलेबस में क्या है, ओड है, एलिजी है, सोनेट है, एपिक है, मॉक एपिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है और बैलाड है. वैसे सिलेबस में दी हुई 6 हैं, लेकिन एक में ऑब्लिक करके एक साथ लिखा हुआ, इसलिए संख्या आपको 7 नजर आ रही होगी. सिलेबस में देखेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा. ठीक, देखिए जरा, एक ओड है, एक एलिजी है, एक सोनेट है, एक एपिक है, एक मॉक एपिक है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और एक बैलाड्स है. कुल मिला के संख्या कितनी इनकी, 7 है. कितनी संख्या हो गई, 7 हो गई. ठीक, तो सबसे पहले लिखिएगा, पहला हेडिंग डालिएगा आप ओड. ओड हेडिंग डालिएगा ओड. डाल दिया. इस ओड पे आने से पहले थोड़ी चीज और समझ लो, समझा रहा हूं. जनरली हम जो भी आपके सिलेबस में वर्क्स दिख रहे हैं जो दिए गए हैं, ये लगभग 6 जो पॉइंट दिए गए हैं, पहला क्या लिखा है, ओड है, दूसरा क्या है, एलिजी है, तीसरा क्या है, सोनेट है, चौथा क्या है, एपिक और मॉक एपिक, उसके बाद ड्रामेटिक मोनोलॉग, और ये सारे पोइट्री क्रिएशन है, सबके सब पोइट्री से रिलेटेड है, यानी प्रोज वाला कुछ भी नहीं है इनमें. प्रोज वाले भी होते हैं, जैसे मैंने क्या लिखा है आपको ऐसे, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है. जो भी आपके सिलेबस में है ये सारे किससे जुड़े हुए हैं, पोइट्री से जुड़े हुए हैं, यानी इनका सीधा संबंध किससे है, पोइट्री से है. ये सब पहले तो आपको पोइट्री से जुड़े हुए हैं. और अगर पोइट्री की बात करूं तो इस पोइट्री को हम जनरली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. एक आपकी पोइट्री होती है सब्जेक्टिव और एक पोइट्री होती है ऑब्जेक्टिव. 2 प्रकार की पोइट्री होती है. वन पोइट्री इज नॉन एज सब्जेक्टिव पोइट्री एंड अदर वन इज नॉन एज ऑब्जेक्टिव पोइट्री. कितने प्रकार की पोइट्री हो सकती है, 2 प्रकार की, एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. ना केवल पोइट्री 2 प्रकार की होती है, ऐसे भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. तो सवाल ये उठता है कि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है पहले, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें से, निम्न से कौन सा सब्जेक्टिव वर्क है, या कौन सी सब्जेक्टिव फॉर्म है, या कौन सी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है. तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव क्या होती है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है. दोनों को आपको अंडरस्टैंड करना है. जब भी हम कभी सब्जेक्टिव नाम इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्टिव वर्ड यूज करते हैं, तो सब्जेक्टिव के अंदर सब्जेक्टिव नाम लेते ही आप दिमाग में आना चाहिए कि आप खुद उसमें अपने आप को क्या करते हैं, शामिल करते हैं, अपने आप को इंक्लूड करते हैं, अपने आप को डायरेक्टली उसमें जोड़ देते हैं. ऐसा कोई भी वर्क जो होता है वो वर्क आपका कैसा कहलाता है, सब्जेक्टिव कहलाता है.
ठीक है। जब आप अपने आप को खुद को शामिल कर देते हैं तो ऐसा वर्क कौन सा कहलाएगा? सब्जेक्टिव। और जब आप जनरली अपने आप को खुद को वहां से एक्सक्लूड कर देते हैं, इसका मतलब ऐसी जो कैटेगरी, ऐसा जो जोनर है, वो क्या कहलाएगा? आपका ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूं दूसरे तरीके से। यानी जहां आप अपने आप को खुद को शामिल करेंगे, खुद को इंक्लूड कर देंगे, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव। और जहां अपने आप को आप शामिल नहीं करेंगे, खुद को शामिल नहीं करेंगे, वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव। आप जब इंग्लिश में उसमें मेथड में पढ़ते हैं या रीट वगैरह मेथड में पढ़ा होगा कि एक सब्जेक्टिव पेपर एक होता है, एक दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जब सब्जेक्टिव पेपर की हम बात करते हैं, इसका मतलब वो डिपेंड करता है कि चेक करने वाले की नीयत कैसी है। ठीक, उसका मूड ठीक है तो नंबर 10 में से 10 भी आ सकते हैं, मूड गड़बड़ है तो 10 में से 0 भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है? जो चेक कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जब ऑब्जेक्टिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका मूड कैसा है। क्यों? क्योंकि तो ऑप्शन अगर आपने ठीक लिखा है तो क्या है? आंसर ठीक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इससे क्या समझे कि बस जब आप अपने आप को व्यक्तिगत ही वहां शामिल कर लेते हैं खुद को, तब तो कैसा हो गया? सब्जेक्टिव। और खुद को शामिल नहीं करते हैं तब कैसा हो गया? ऑब्जेक्टिव। और इसका और एग्जैक्ट उदाहरण, एग्जाम्पल आप समझना चाहते हैं तो समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। महाभारत का नाम सुना है आपने? किसने लिखा महाभारत? तो वेद व्यास का खुद का कहीं नाम नहीं मिलेगा आपको महाभारत में। उसका खुद का कहीं नाम शामिल नहीं है। उसने बेचारे ने केवल लिखा है, उसमें पात्र जो हैं उसमें वो खुद शामिल नहीं है। मतलब जनरली अगर वो जुड़ा होगा तो, या खुद उसमें पात्र अपने आप को शामिल नहीं करेगा, इसका मतलब दूसरों के बारे में लिख रहा है, तो कैसा हो गया? ऑब्जेक्टिव। समझ रहे आप? क्लियर हो गया? समझ रहे मेरी बात? तो ऐसी वर्क कौन सा कहलाएगा? आपका ऑब्जेक्टिव। और जब खुद को शामिल कर लेंगे तो क्या कहलाएगा? बताओ? सब्जेक्टिव। ठीक। सब्जेक्टिव का मतलब जैसे मान लो जॉन मिल्टन की एक सोनेट है, उसने लिखा है ऑन इज ब्लाइंडनेस। ऑन इज ब्लाइंडनेस की पहली लाइन कहती है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट हर हाफ ऑफ डेज इन दिस वर्ल्ड डार्क एंड वाइट एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड केप्ट विद मी लॉस्ट यूजलेस। आगे आपको कोई मतलब नहीं है, पहली लाइन पे आ जाओ आप तो। व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। सुनना पहली लाइन क्या बोल रहा हूं मैं? व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। जब कभी मैं सोचता हूं दुनिया में कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। किसकी आंखों की रोशनी? मेरी। मेरी मतलब जो लिख रहा है उसकी। जब लिख रहा है उसकी, इसका मतलब खुद की जब अपने आप को शामिल कर रहा है, इसका मतलब वो पोइट्री अपने आप में कैसी पोइट्री हो जाएगी? सब्जेक्टिव पोइट्री हो जाएगी। जो ही खुद को शामिल करेगा तो पोइट्री अपने आप में सब्जेक्टिव कैटेगरी में चली जाएगी। और जब खुद अपने आप को शामिल नहीं करेगा, इसका मतलब वो वर्क किसमें चला जाएगा? ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा। रामायण किसने लिखी? और जिसने भी लिखी हो, जिसने लिखी उसमें शामिल नहीं है, इसका मतलब वर्क कैसा होगा? बताओ अपने आप में? ऑब्जेक्टिव। समझिए आप? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव कौन सा है, सब्जेक्टिव कौन सा है, तो बता देंगे कि सब्जेक्टिव वो होता है जहां खुद को अपने आप को क्या करता है? इंक्लूड कर लेता है। और ऑब्जेक्टिव वो होता है जहां अपने आप को इंक्लूड नहीं करता। तो पोइट्री कैन बी डिवाइडेड अंडर टू कैटेगरीज, वन इज नोन एज सब्जेक्टिव एंड अदर इज नोन एज ऑब्जेक्टिव। एक कौन सी कैटेगरी होगी? सब्जेक्टिव। और दूसरी कौन सी? ऑब्जेक्टिव। तो आपके सिलेबस में जो 6 चीजें दी गई हैं उनको भी जरा आप देखना कि कौन सी उसमें सब्जेक्टिव और कौन सी उसमें ऑब्जेक्टिव है। उससे पहले जरा आइए हम इस पेज पे चलते हैं और देखना चाहते हैं क्या कुछ लिखा हुआ होगा पेज पे। सबसे पहले लिखा है फॉर्म्स, और फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, उसमें लिखा हुआ है 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आने हैं। आपके सिलेबस में देखिए जरा क्या लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है? सब्जेक्टिव पोइट्री। कौन सी पोइट्री है? सब्जेक्टिव पोइट्री। और सब्जेक्टिव पोइट्री को हमने क्या कहना चाह रहे हैं कि सब्जेक्टिव पोइट्री में कौन कौन आ सकता है? सब्जेक्टिव पोइट्री वह होती है जहां पोइट खुद के इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है तथा पोइट अपने आप को शामिल कर लेता है। ऐसी वाली पोइट्री कौन सी कहलाती है? सब्जेक्टिव पोइट्री कहलाती है। कौन सी पोइट्री कहलाएगी? सब्जेक्टिव। जहां खुद को इंक्लूड करता है, अपने आप को शामिल करता है, दैट पोइट्री, दैट कैटेगरी इज नोन एज सब्जेक्टिव पोइट्री। ठीक। सब्जेक्टिव पोइट्री की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हमारे सामने मिलती हैं। और इंपॉर्टेंट फॉर्म में कितने नाम लिखे हुए हैं? 4। देखना जरा क्या लिखा? पहला लिरिक, दूसरा ऑड, तीसरा एलिजी, चौथा, ये उस समय पढ़ाई थी क्लास मैंने जब सिलेबस पुराने वाला था। इसमें से एक आपके काम की नहीं, जिसका क्या है? लिरिक। आगे वाले तीनों आपके काम की हैं। एक में क्या लिखा हुआ है? ऑड, और दूसरा क्या है? एलिजी, और तीसरा क्या है? सोनेट। समझ में आ गई क्या? तो डालिएगा, लिखिएगा सब्जेक्टिव, लिखो पोइट्री। ऑड लिख लिया? कोई बात ना, लिख लो। काट दो ऑड, वापस काटो। काट दो ऑड, काट दो ऑड, लिखो। लिखो पोइट्री कैन बी डिवाइडेड, पोइट्री कैन बी डिवाइडेड, पोइट्री कैन बी डिवाइडेड, पोइट्री कैन बी डिवाइडेड अंडर कितनी कैटेगरी? पोइट्री कैन बी डिवाइडेड अंडर 2 कैटेगरीज। पोइट्री को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कौन सा हो जाएगा हमारा? सब्जेक्टिव, और दूसरा कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव। एक कौन सा? सब्जेक्टिव, और दूसरा कौन सा? ऑब्जेक्टिव। ठीक। पोइट्री कैन बी डिवाइडेड अंडर
टू कैटेगरीज, वन इज नॉन एज सब्जेक्टिव, अनदर वन इज नॉन एज ऑब्जेक्टिव। दो भागों में उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक सब्जेक्टिव हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गई। अब हेडिंग डालिएगा सब्जेक्टिव पोइट्री, डालिए हेडिंग सबसे पहले सब्जेक्टिव पोइट्री। सब्जेक्टिव पोइट्री, तो जिसको हिंदी भाषा में लिखना है बोर्ड पे लिखा हुआ है, उतार सकते हैं, इंग्लिश में मैं बोल दूंगा। हिंदी में चॉइस है उतारने की, तो लाइन उतार सकते हो, इंग्लिश में बोल ही दूंगा मैं। हाँ देख रहे बेटा, कोई उतारे हैं। और अगर मैं इंग्लिश में लिखूँ, हिंदी में लिखा दो, बाहर क्लास में जाके मेरे को बोलते हैं, यहाँ कोई नहीं उतारेगा। चलो लिख लो, इंग्लिश में लिखो, लिखो। सब्जेक्टिव पोइट्री इज दैट पोइट्री, subjective poetry is that poetry, subjective poetry is that poetry subjective poetry is that poetry where subjective poetry is that poetry where poet includes himself. Subjective poetry is that poetry where poet includes himself, where poet includes himself, underline कर लो, include himself, include himself, or we can say include himself, or we can say subjective poetry is that poetry where poet include himself, or we can say, और हम कह सकते हैं that subjective poetry, or we can say that subjective poetry includes poet's personality. Subjective poetry includes poet's personality. पोइट की खुद की पर्सनैलिटी को शामिल करते हैं, है ना, पोइट्स पर्सनैलिटी। ठीक है भाई, किसको इंक्लूड करेगा, पोइट की पर्सनैलिटी को इंक्लूड करेगा। यहां तक कि कथा में कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप। ठीक है, जरा अब नीचे लिखेगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट, सब्जेक्टिव पोइट्री subjective poetry have some important forms, सब्जेक्टिव पोइट्री की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती हैं, सम इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती हैं। तो आप क्रम चेंज करना, आप पहले नंबर पे ओड लिखना, 2 नंबर पे एलिजी लिखना, 3 नंबर पे सोनेट लिखना और 4 पे लिरिक भी लिख देना। क्योंकि बाई चांस वो पूछ ले कि इनमें से कौन सी नहीं है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो चक्कर पड़ जाएगा। और ग्रेड 3 का तो एग्जाम दोगे तो वहां तो काम आ ही जाएगी। तो लिखना, पहले क्या है ओड, दूसरा क्या है एलिजी, तीसरा क्या है सोनेट और चौथा क्या है लिरिक। लिरिक जो है वो चौथा हो जाएगा, ओड एलिजी सोनेट और लिरिक। ठीक है, ओड एलिजी सोनेट और लिरिक। अब हेडिंग डालेगा सबसे पहला, और दैट इज ओड। ओड लिखेगा, ओड। सबसे पहला हेडिंग डालेगा ओड। लिखो, प्रेस करके लिखो, ओड इज एन इंपॉर्टेंट, ओड इज एन इंपॉर्टेंट, ओड इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पोइट्री, ओड इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पोइट्री, ओड इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पोइट्री। ओड एक अपने आप में इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पोइट्री होती है। ठीक है, तो अब लिख दिया आपने ओड। ओड क्या होगी, कैसी टाइप की पोइट्री होगी ये, सब्जेक्टिव पोइट्री। बोलो, ओड कैसी पोइट्री होगी आपकी, सब्जेक्टिव पोइट्री हो गई। अब एक बार देखो जरा इस ओड को समझना कि ओड होती क्या है। फिर हम पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूं, उस कहानी को सुनना, बाद में लिखेंगे कि ओड वास्तव में होती क्या है।
ओड का मतलब क्या है? ओड में सीधा सीधा, इधर देखो, उधर, हमारा उन घटनाओं से कोई वास्ता नहीं, इधर देखो ओड का सीधा सीधा संबंध क्या है? ओड का सीधा सीधा संबंध, आपको दो तीन बातें दिमाग में रखनी है, मोटी मोटी चीजें, लिखने वाली बात में, अब समझने वाली दिमाग में ही डालना। जब भी कभी हम ओड की बात करते हैं तो सबसे पहले ओड का मतलब एड्रेसिंग होता है। ओड में क्या होता है? एड्रेस। हम जब किसी को एड्रेस करते हैं, जब किसी का आह्वान करते हैं, जब किसी को पुकारते हैं, इसका मतलब पक्का हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? एड्रेसिंग की तरफ। एड्रेस जो है इसका मतलब ओड है, एड्रेसिंग यानी ओड है। एड्रेस का मतलब जैसे मैं कहूं, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, हुज अनसीन प्रेजेंस। अब आगे आपसे कोई मतलब नहीं, आप तो यहां तक देखिए, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, हम यहां एड्रेस कर रहे हैं किसको? वेस्ट विंड को। अब और जो भी आपको अच्छा लगता हो, मान लो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, ओ एक्स वाई जेड, तुम कहां चले गए, तुम्हारी याद में मैं तड़फ रहा हूं। इसका मतलब ओ एक्स वाई जेड का मतलब ओ मिल्टन। कोई भी जब भी किसी को हम एड्रेस करते हैं, इसका मतलब पक्का वो क्या होगी? ओड होगी। तो ओड की पहली कंडीशन की ओड में हमेशा क्या होता है? एड्रेसिंग होता है। ठीक। अब उस एड्रेसिंग में कई बार ओ का यूज कर दे तो बिना ओ भी काम चले तो भी एड्रेसिंग बोलते हैं। मैं ओ मिल्टन बोलूं या मिल्टन तुम कहां गए बोलूं, बात तो एक ही है। तो कभी कहेगी ओ लिखा ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये तय है कि अगर ओड है तो उस ओड में हमेशा क्या मिलेगा आपको? एड्रेसिंग मिलेगा ही मिलेगा। ओड कभी बिना एड्रेसिंग नहीं होती है, तो ओड में क्या होगा? एड्रेसिंग होगा। ठीक, पहली कंडीशन, ओड में एड्रेसिंग होगा। दूसरा, जब भी कभी ओड लिखी जाती है तो सबसे पहली कंडीशन समझ गए आप? पहला पॉइंट आपके दिमाग में आया कि जब भी ओड होगा, इसका मतलब ओड में क्या करेंगे हम? एड्रेसिंग करेंगे। एड्रेसिंग होगा इसके अंदर। जब भी कभी ओड लिखी जाती है तो ओड के अंदर सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि ओड में हमेशा हाई सीरियसनेस होती है, यानी इसकी जो थीम होती है उसमें सीरियसनेस होती है। ओड पढ़ते समय कभी भी आपको जिंदगी में, आपके जीवन में आज तक अगर ओड पढ़ी है तो कभी हंसी नहीं आएगी आपको ओड पढ़ते समय, क्योंकि ओड में क्या होती है? सीरियसनेस होती है। अगर ओड पढ़ते समय आप हंस रहे हैं, अगर मान लो ओड पढ़ते समय आपको हंसी आ रही है, तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि आपको ओड समझ में नहीं आ रही है, तभी आपको हंसी आ रही है, समझ रहे आप? तो इसका मतलब ओड पढ़ते समय कभी भी क्या नहीं आएगी? हंसी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ओड में क्या होता है? हाई सीरियसनेस। इसका मतलब कॉमिक एलिमेंट जो है वो ओड में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। और जब कोई चीज हाई सीरियसनेस होती है तो ऐसी चीजों का डिक्शन जो होता है वो बड़ा सबलाइम होता है। इनका डिक्शन कैसा होता है? सबलाइम होता है। सबलाइम का मतलब उच्च क्वालिटी का, हायर स्टैंडर्ड का डिक्शन होता है। इनका जो डिक्शन यानी शब्दावली जो होगी वो ओड की हमेशा कैसी होगी? स्टैंडर्ड वाली होगी, है ना? डिक्शन इसका सबलाइम होगा, हाई स्टैंडर्ड का इसका डिक्शन होता है। ठीक, ओड में। और ओड की अगली खास बात क्या होता है कि इसमें डेवलपमेंट ऑफ थॉट होता है। डेवलपमेंट ऑफ थॉट जो होता है ओड का, जो डेवलपमेंट ऑफ थॉट होगा ओड का, वो बड़ा ही लॉजिकल और क्लियर होता है। इसका जो ओड का थॉट प्रोसेस है वो बड़ा ही लॉजिकल होगा, और लॉजिकल होने के साथ साथ क्या होगा? क्लियर होगा। ठीक है भाई। नंबर एक, चार चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, बाकी याद रहे ना रहे, ये चार चीजें आपके जहन में अवश्य रहनी चाहिए। पहला, ओड के अंदर क्या होगा? एड्रेसिंग होगा। दूसरा, ओड में क्या होगा? हाई सीरियसनेस होगी। और तीसरा, ओड में सबलाइम डिक्शन। डिक्शन कैसा होगा? सबलाइम। तो डिक्शन जो होगा, इसका जो डिक्शन होगा वो कैसा होगा? सबलाइम होगा। और चौथा, डेवलपमेंट ऑफ थॉट जो है वो बहुत ही लॉजिकल और क्लियर होगा। यानी इसका मतलब जब भी कोई ओड लिखी जाती है और लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे ओड का, तो उसका मतलब उसको वहां तक ले जाने के लिए पोइट जो है वो आपको बहुत ही लॉजिकली वहां लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं। एक बहुत ही फेमस ओड है इंग्लिश में, और उस ओड का नाम है ओड टू द वेस्ट विंड। अगर आप लोगों ने लिटरेचर 1 वीक सीरीज से नहीं पढ़ी है तो शायद आपने ये ओड पढ़ी होगी। अगर केवल रट्टा मार के उसी को पढ़ के चले गए तो आपको तो मतलब ही नहीं है ओड क्या है, आपने तो सिर्फ उड़ा उड़ा के वेस्ट विंड को पढ़ लिया होगा। तो ओड टू द वेस्ट विंड एक फेमस ओड लिखी गई है जिसके राइटर हैं, लिखने वाले हैं पीबी शैले। जरा समझना, मैं इन चारों चीजों को यहां इंप्लीमेंट करके आपको समझाना चाह रहा हूं, आप समझिएगा जरा। पीबी शैले ने जब ये ओड टू द वेस्ट विंड लिखी, हमारा ओड टू द वेस्ट विंड से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेना देना है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपके ओड टू द वेस्ट विंड किसकी लिखी हुई है, तो ध्यान रखना पीबी शैले की लिखी हुई है, पक्का इंपॉर्टेंट है। ठीक। ओड लिखने वाले दो फेमस राइटर है इंग्लिश में, एक पीबी शैली है, दूसरा जॉन कीट्स, और तीसरा याद करना चाहो तो विलियम कॉलिंस भी है। लेकिन दो इंपॉर्टेंट, एक पीबी शैली और दूसरा जॉन कीट्स। ठीक। तीसरा याद करना चाहते हैं तो आप याद करना विलियम कॉलिंस भी है।
ऐसे और भी लोगों ने ओड लिखी है, बोलिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। तो ओड टू द वेस्ट विंड जब पीबी शैली ने लिखी, तो इस वेस्ट विंड में सबसे पहला काम हमने क्या कहा कि जब भी ओड होती है तो ओड के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, एड्रेसिंग करते हैं। तो पीबी शैली एड्रेस करता है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। किसको एड्रेस कर रहा है? वेस्ट विंड को एड्रेस कर रहा है। ठीक, एड्रेसिंग किसको कर रहा है? वेस्ट विंड को। और दूसरा, जब वो वेस्ट विंड को एड्रेस कर रहा है तो कोई नॉर्मल चीज के लिए नहीं कर रहा है, वो दुनिया में एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहता है, एक बहुत अच्छा संदेश देना चाहता है। और इस ओड की सबसे लास्ट लाइन जो है बहुत फेमस लाइन है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि जिंदगी में दुख है तो सुख भी आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि केवल एक ही पल चलता रहे, पल बदलता जाएगा। इफ विंटर कम्स, सर्दी के दिन है तो विंटर के स्प्रिंग के दिन भी आएंगे। इसका मतलब उसके अंदर जो थॉट प्रोसेस है वो कैसी है? सीरियसनेस है। और दूसरा, उसका डिक्शन देखेंगे आप, मीनिंग देखेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा मीनिंग कैसा उसमें सबलाइम है। जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है उसके अंदर, कि डेवलपमेंट ऑफ थॉट जो है उसका बहुत ही लॉजिकल और क्या होगा, क्लियर होगा। और डेवलपमेंट ऑफ थॉट लॉजिकल और क्लियर कैसे है? पीबी शैली सबसे पहले पार्ट में कहता है, कुल मिला के 5 पार्ट हैं उसके अंदर, और पहले पार्ट में ये कहता है कि वेस्ट विंड तुम बहुत पावरफुल हो, तुम धरती के ऊपर जो पत्तियां हैं, सूखी हुई पत्तियां, उनको उड़ा के ले जाते हो, और जो बीज है उनको जमीन में दबा देते हो। इसका मतलब तुम्हारी ताकत, तुम्हारी पावर इतनी है कि जो भी पुरानी पुरानी पत्तियां सबको उड़ा उड़ा के हवा में तुम इकट्ठा करके कहीं कचरे के ढेर बना देती हो ले जाके। इतनी पावरफुल हो कि तुमसे पत्तियां वगैरह सब डर जाती हैं। इसका मतलब तुम्हारा प्रभाव जो है वो धरती पे बहुत खतरनाक है। इसके बाद अगर दूसरे कैंटो में, दूसरे पार्ट में जाएंगे तो पीबी शैली कहता है दूसरे पार्ट में कि वेस्ट विंड तुम बहुत पावरफुल और तुम्हारा प्रभाव ना केवल धरती पे बल्कि आसमान में भी तुम्हारा प्रभाव है। और आसमान में तुम अपने प्रभाव से क्या करते हो? आसमान में छितराए हुए बादलों को तुम इकट्ठा करते हो, और इतनी घनघोर घटाएं छाती हैं कि आसमान में उन घटाओं के बाद में बारिश होती है। घनघोर घटाएं छा जाती हैं और आसमान में क्या होती है? बारिश होती है। तुम इतनी पावरफुल वेस्ट विंड हो, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। तो पहले पार्ट में प्रभाव दिखाया किस पे? धरती पे। और दूसरे पार्ट में प्रभाव दिखाया किस पे? आसमान पे। और तीसरा बचा पाताल। तो तीसरे पार्ट में जाता है, पीबी शैली कहता है ओ वेस्ट विंड तुम बहुत पावरफुल हो, इतनी पावरफुल हो कि तुम जब पानी के अंदर, लहरों के अंदर दौड़ती हो, गुजरती हो वहां से, तो पानी भी डर जाता है और अपने आप को 2 भागों में तोड़ देता है। नीचे जितने भी समुद्री जो भी और क्या बोलते हैं प्लांट्स हैं वो सब भी डर जाते हैं और अपने आप को तोड़ देते हैं, सब अपने आप को नष्ट कर देते हैं। तुम इतनी पावरफुल हो। इसका मतलब तुम धरती हो, चाहे आसमान हो, चाहे पाताल हो, सब पे तुम्हारा क्या है? प्रभाव है। तुम इतनी पावरफुल वेस्ट विंड हो। तो क्या कर रहा है? डेवलपमेंट ऑफ थॉट कैसा है? लॉजिकल है। यानी तीनों जगह उसने बता दिया कि धरती हो, चाहे आसमान हो, चाहे पाताल हो, तुम हर जगह अपना प्रभाव दिखाती हो। ऐसी तुम और वेस्ट विंड हो, ऐसी तुम पावरफुल वेस्ट विंड हो। चौथे पार्ट में कहता है पीबी शैली, चौथे कैंटो के अंदर, कि मैं, पीबी शैली यानी खुद, और मैं मतलब कैसा हो गया? सब्जेक्टिव। इसका मतलब ओड कैसी होती है? सब्जेक्टिव। यानी मैं, यानी पीबी शैली खुद के बारे में कह रहा है कि मैं भी जिंदगी में कभी बहुत पावरफुल हुआ करता था, पर जिंदगी के थपेड़ों ने मुझे कमजोर कर दिया। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड द टाइम्स एंड हैवी वेट ऑफ हॉवर्स हैज चेंज्ड मी एंड बोर्ड मी। मुझे झुका दिया, मुझे कमजोर बना दिया, इसलिए अब मैं पावरफुल नहीं हूं। अब मैं क्या हूं? कमजोर हूं। अब मैं कमजोर हो चुका हूं। तो वेस्ट विंड को पावरफुल बता रहा है और अपने आप को क्या बता रहा है? कमजोर बता रहा है। उसके बाद लास्ट कैंटो में कहता है मैं कमजोर जरूर हूं, लेकिन मेरे पास एक बहुत तगड़ा मैसेज है दुनिया को देने के लिए। और मैसेज देने के लिए मुझे एक ऐसी ताकत चाहिए जो उस मैसेज को पूरी दुनिया में फैला सके, और वो ताकत तुम्हारे पास है। किसके पास? तो तुम आओ और मेरे साथ मिल जाओ, और जिस तरह तुम पत्तियों को उड़ा देती हो, जिस तरह तुम पत्तियों को उड़ा देती हो, जिस तरह बादलों को डरा देती हो, जिस तरह पाताल में हलचल पैदा करती हो, मेरे इन विचारों को दुनिया में फैलाना कि जिंदगी में अगर दुख है तो सुख भी आएंगे, जिंदगी में अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिव चीज भी आएगी। और इस बात को प्रूव करते हुए कहता है कि जो ओड है उसमें 2 चीज ध्यान रखना। ओड हमेशा कैसी होती है? लॉजिकल और क्लियर होती है। बात समझ में आई क्या? तो ओड की थॉट प्रोसेस हमेशा कैसी होगी? लॉजिकल और क्लियर होगी। इसका मतलब कभी ऐसे नहीं है कि तुम्हारा मन कर गया, मेरा मन कर गया, शाम को बैठ गया, चलो सोचते हैं आज ओड लिख देते हैं। ऐसे ओड नहीं लिखी जाएगी। सालों लग जाते हैं एक एक ओड लिखने के अंदर। ठीक। और इसलिए इतनी जाके ऐसी कोई दुनिया की यूनिवर्सिटी नहीं है जहां लिटरेचर पढ़ाई जाती है और जहां वेस्ट विंड नहीं पढ़ाई जाती हो। इतनी फेमस ओड लिखी किसने? पीबी शैली ने। और टू द वेस्ट विंड। तो आप इस ओड के थ्रू चारों चीजें समझ गए होंगे कि इसमें सबसे पहले क्या होता है? एड्रेसिंग होता है। उसके बाद क्या होगा? हाई सीरियसनेस होगा। डिक्शन कैसा होगा? सबलाइन होगा। और फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ थॉट कैसा होगा? बिल्कुल लॉजिकल और क्लियर होगा। थॉट प्रोसेस कैसी होगी? लॉजिकल और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक बार जो लिखा है अब यहां तक पढ़ लो, उसको रिवाइज कर देते हैं, फिर बाद में हम इसको आगे लिखवाएंगे।
कितना टाइम बचा है? फटाफट रिवाइज करो। तुम्हें समझ में आया कि ऊपर से ही गयो सारो? सबलाइन का मतलब हाई स्टैंडर्ड, अच्छी शब्दावली। ठीक, जैसे अकेले के लिए आप कहो लॉनली और मैं कहूं सोलिट्यूड, तो सोलिटरी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको कहते हैं सबलाइन। ठीक है, एक आप खुश के लिए कहो हैप्पी, है ना, और एक मैं कहूं जोकुंड, तो जोकुंड का मतलब वर्ड होता है हैप्पीनेस, तो इसको बोलते हैं सबलाइम। डिक्शन बहुत अच्छी कैटेगरी का होता है, हाई स्टैंडर्ड का डिक्शन होता है। यूं समझ लिया, आपको आसानी से जो मीनिंग नहीं आया इसका मतलब वो सबलाइम है। ठीक है, मुझे भी नहीं आए, मतलब जो किसी को आसानी से नहीं आए, अच्छा डिक्शन होता है सबलाइम। अच्छा, लिटरेचर और ग्रामर पढ़ने में दोनों में एक ही बात है क्या? दोनों में अलग अलग बात है। ग्रामर का मतलब टेक्निक है, लिटरेचर का मतलब इमोशंस है, भावनाएं हैं, एस्थेटिक प्लेजर है। तो लिटरेचर पढ़ते समय थोड़ा भावनाओं में आओ। हाँ आ जाओ, मैं ला दूंगा, नहीं आओगे तो धीरे धीरे, चिंता मत करो। लिटरेचर इतनी आसान नहीं है। कभी कहते हैं ना, दुनिया में अगर कभी सबसे हार्ड एग्जाम देखते हैं इंडिया में, इंग्लिश लिटरेचर से नेट करना, नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना सबसे हार्ड एग्जाम है। बहुत हार्ड एग्जाम होता है नेट का। क्यों? 2000, 3000, 4000 किताबें हैं, सबके राइटर एक एक का करेक्टर याद करो, सोचो एक एक पोइम लाइन पूछ लेते हैं, लाइन कहां से ली गई है, कुछ अता पता ही नहीं होता है। तो उसके लिए लिटरेचर को गहन अध्ययन करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके अंदर। तो क्या कह रहे हैं भाई हम, ऑड की बात कर, देखिए बंद करो इसको, बंद कीजिएगा, कॉपी को बंद कीजिएगा। तो लिटरेचर में हमने जो पार्ट पॉइंट नंबर 6 स्टार्ट किया है, उसका सिलेबस का नाम क्या है? एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स एंड डिवाइसेस। लिटरेरी फॉर्म्स एंड डिवाइसेस हमने थोड़ा अलग तरीके से उसको स्टार्ट किया। हमने उसको लिटरेरी टर्म्स के लेके स्टार्ट किया है। लिटरेरी टर्म्स जो है वो बड़ा टर्म है। लिटरेरी टर्म का मतलब ऐसी सारी टर्म जिसका जुड़ाव, जिसका रिलेशन, जिसका संबंध किससे है? लिटरेचर से है। और साथ में क्या है? फॉर्म है। आप उसको फॉर्म कहें, स्ट्रक्चर कहें, कंपोजिशन कहें, वो सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी? फॉर्म में आएंगी। और उन फॉर्म्स को खूबसूरत बनाने के लिए, उन फॉर्म्स को इल्यूमिनेट करने के लिए, उन फॉर्म्स को एम्बेलिश करने के लिए, उन फॉर्म्स को अट्रैक्टिव करने के लिए, उन फॉर्म्स को फिगरेटिव बनाने के लिए, जिन चीजों का, उन फॉर्म्स को इफेक्टिव बनाने के लिए, उन फॉर्म्स को इंप्रेसिव बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ठीक, तो फॉर्म्स जो हैं उसी के अंदर यूज की जाती है, कौन सी? आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच। और हमने स्टार्ट क्या किया? फॉर्म्स। फॉर्म्स अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, जिसमें आपकी प्रोज और पोइट्री दोनों वाली फॉर्म हो सकती हैं। हमारे सिलेबस में जो फॉर्म है वो किससे रिलेटेड है? पोइट्री से। और पोइट्री से रिलेटेड फॉर्म में हमारे सिलेबस में कुल मिला के 7 पॉइंट हैं। कितने हैं? 7 हैं। ठीक, जिसके अलग अलग, सबके अलग अलग विशेषताएं हैं। और सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या किया? ऑड। ऑड क्या है? ऑड का मतलब एड्रेसिंग है। ऑड का मतलब एड्रेसिंग होता है। और दूसरा, ऑड में क्या मिलेगी? हाई सीरियसनेस होगा। तीसरा, ऑड में क्या होता है? सबलाइन होता है। और चौथा, इसका डेवलपमेंट ऑफ थॉट जो होता है वो बहुत ही क्या होगा? लॉजिकल होगा। और साथ साथ में क्या होगा? क्लियर होगा। तो ऑड इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पोइट्री। ऑड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ही सब्जेक्टिव पोइट्री है। इट कंटेन्स द फॉलोइंग पॉइंट्स, इसमें कुछ चीजें शामिल होती हैं। और सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है देखिएगा, ऑड इज अ फॉर्म इन विच एड्रेसिंग इज डन। ऑड वो होती है जिसमें एड्रेसिंग किया जाता है। ठीक है, दिस एड्रेस जनरली रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्शन। और जनरली जो एड्रेस होता है वो किसी अमूर्त चीज के लिए होता है, लेकिन जनरली बोला हमेशा नहीं, कभी कभी मूर्त के लिए भी हो सकता है, कभी अमूर्त के लिए भी हो सकता है। लेकिन तय है कि ऑड अगर होगी तो ऑड में क्या होगा? एड्रेसिंग होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।